हाँ जी, ये लिख लिया बच्चों सबने पॉइंट, ठीक है। एक्सरसाइज 2 करें डिस्कस बच्चों। हाँ बच्चों, इसमें certain height of body address is called to two fragments, the one fragment is same or one velocity of 10. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज जो फिलहाल आपको नहीं पता, जो आपने शायद 9th में पढ़ी थी, मोमेंटम कंजर्वेशन। कि आपको कहा है कि पहले एक कोई बॉडी है ना, पूरे ऊपर या राइट पे, बाद में आपको कहा है कि वो दो छोटे पार्ट्स में टूट गई, और अब कहीं भी लिखा हुआ है शायद कि इक्वल m/2 और इसकी स्पीड क्या दी हुई है, हमें इसकी स्पीड नहीं पता। तो याद है 9th में मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा, इसके ऊपर पे एक्सटर्नल फोर्स रख दी तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे होगा, पहले तो 0 है, बाद में m/2 × 10 माइनस m/2 × v। इससे v 10 ही आ गया, दूसरा भी 10 इधर को जा रहा है, फिर परपेंडिकुलर वाला कैसे करोगे, आगे तो वही दोनों की वेलोसिटी लिख के डॉट वाइज आगे। Tenth question. A and B are 2 points on a straight vertical line above the ground. A is at a height h over the ground. Body is selected horizontally from A with velocity u, which reaches the ground at C. Another one is directed in the same direction with velocity u got velocity from B, which reaches the ground. C only the height of B above the ground. So मतलब ऐसे लग रहा है किसी हाइट पे D है और किसी हाइट पे A से आपने U से प्रोजेक्ट की और आपको कहा है कि वो C पे पहुंची, B से आपने प्रोजेक्ट की है U/√3 से। A की हाइट आपको पता है कि दिस इज h, राइट। B की हाइट आपको निकालनी है, उसकी स्पीड आपको U/√3 आगे। 6th क्वेश्चन, लास्ट टाइम का मतलब कि आपको tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कार A is going northeast at 80 km/h, B is going southeast at 60। आपको वेलोसिटी देती, तो आपको पूछा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन डायरेक्शन टू B, तो मतलब आपको VAB निकालना है और ये निकालना है कि वो जो VAB वेक्टर है उसका नॉर्थ के साथ कितना एंगल है, तो जो भी एंगल है उसका tan अल्फा की वैल्यू निकालना है। आगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर्स जहां से वो शुरू हुए, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वही वाला है ना, ये वाला है ना। हाँ, तो मतलब
यहां से लोगे यहां से स्टार्ट हुई है मोशन। ये बच्चों जान के डले हुए हैं, मतलब ताकि आपको क्लियर रहे। वेलोसिटी वेक्टर्स को परपेंडिकुलर करना और पोजीशन वेक्टर्स को परपेंडिकुलर करना तो अलग बात है ना, मिक्स नहीं करना हमको। आगे इससे पहले बच्चों कोई और क्वेश्चन इस पेज पे? डन। आगे 34, what is selected velocity u at an angle of 60 to the horizontal, time interval after which it will be moving in a direction of 30 degree to the horizontal is? Yes, मतलब एक बार 30 डिग्री ऊपर वाला हो सकता है, एक बार 30 डिग्री नीचे वाला हो सकता है। इन्होंने कौन सा दिया होगा आंसर? नीचे वाले के ऑप्शन है, इनमें ऑप्शंस हैं तो मतलब अगर तो वो ऑप्शन हुई तो दोनों आंसर हो जाएंगे, अदरवाइज तो जो है। आगे 35, grasshopper can jump a maximum horizontal distance of 0.3 if it spends negligible time on ground, its horizontal component of velocity is। तो 35th में आपको क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.3 है। इसका क्या मतलब हो, रेंज, मैक्सिमम रेंज जो है वो 0.3 है। थीटा 45 डाल के यू निकाल लो और फिर पूछा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू cos 45। आगे 37, speed of projectile at its maximum height is √3 by 2 times its initial speed, range of projectile is p times the maximum height attained by, then क्या करें उसका आंसर? चल आ रहा होगा, ठीक आ रहा होगा। आगे और डन। 38, minimum and maximum velocity of a projectile are this much, horizontal range and maximum height are respectively। मिनिमम वेलोसिटी कब होती है? मैक्सिमम हाइट, मतलब जो 10 है वो u cos थीटा है, 20 क्या है इनिशियल वेलोसिटी वो u है, करेक्ट। तो बस उससे आप डन। 8th क्वेश्चन, ठीक है ओके चले आगे। ओके तो बच्चों आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने फोर्स चैप्टर नया पढ़ना शुरू किया था और हम अभी फोर्स की प्रॉपर्टीज समझ रहे थे कि, और हम ये क्यों समझ रहे हैं बच्चों, बेसिकली ये मैं आपको क्यों सारा कुछ बता रहा हूँ क्योंकि हमें गोइंग फॉरवर्ड ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस है। ठीक है, आपको ऐसे दिया नहीं होगा कि एक बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स है, आपको एक सिचुएशन दी होगी जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एक बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगी। वो आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे ना जब आपको पता होगा कि कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, राइट। तो इसलिए हम ये सारा कुछ समझ रहे हैं और इसको कर ओके तो सबको फंडामेंटल फोर्सेस वाला कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये वो फोर्सेस हैं जिनके ओरिजिन के बारे में हमें एज ऑफ नाउ नहीं पता है और ये फोर्सेस अभी वाले टाइम के हिसाब से, ये मैंने 5th इसलिए लिखा है अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो रहे हैं ना, तो अभी के हिसाब से 5 कह दो या 6 कह दो, ऐसा कुछ है। ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे कभी भी कि बताओ टोटल फंडामेंटल फोर्सेस कितनी है। अगर पूछते हैं तो यू विल आंसर 4। ठीक है, क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक मानते हुए तो ये 4 बन जाएगा। इसके बारे में तो अभी आपकी बुक्स में कुछ मेंशन नहीं है, ये तो अभी बहुत लेटेस्ट चीज है। वैसे मतलब आई डोंट थिंक दे विल गेट इनटू दिस कंट्रोवर्सी, कोई सेंस नहीं है इसको पूछने का। इसका भी नाम नहीं दिया, यू नो इट्स वेरी इजी। अभी तो मतलब मुझे क्या लग रहा है, थोड़ी देर पहले न्यूज़ थी कि हाँ जी एक नई फोर्स मिली है जो और कोई फोर्सेस के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं होती, नई लेवल पे। ठीक है
अब बच्चों दूसरी जो फोर्सेस होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं डिराइव फोर्सेस। ठीक है, डिराइव, अगर आप देखो ये नाम बिल्कुल वही है यूनिट्स वाले, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, यहाँ पे भी फंडामेंटल फोर्सेस, डिराइव फोर्सेस। डिराइव फोर्सेस का क्या मतलब हुआ? जिनको आप फंडामेंटल फोर्सेस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहां भी यही कहते थे डिराइव यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से बन सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे सोच सकते हो कि इसके अलावा और जो भी फोर्सेस हैं वो सारी डिराइव फोर्सेस ही होती हैं, मतलब हम उन सबको इन वाली फोर्सेस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम सोचें राइट नाउ कौन सी फोर्सेस हमारे माइंड में आती हैं डिराइव फोर्सेस? फ्रिक्शन, है ना? और अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में सोचते हैं जिनके बारे में हमें पता है, जो आप मस्कुलर कह रहे थे लास्ट टाइम वो भी हो गई। जो मैं कह रहा था इस डोर पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ मान लो, वो भी ऑब्वियसली इससे एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो वो भी होएगी राइट फोर्स। करेक्ट, टेंशन अभी पढ़ेंगे वो, तो टेंशन जैसे है वो भी डायरेक्ट फोर्स होती है। इट्स वेरी इजी, इसके अलावा तो है वो, हाँ सीधी बात ही है। तो डिराइव्ड फोर्सेस देख लो बच्चों क्या होता है। Those forces which can be explained with the help of fundamental forces. ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो बच्चों, फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने बच्चों फोर्सेस को कैसे कैसे क्लासिफाई किया? एक तो फील्ड एंड कांटेक्ट, दूसरा तीसरी बच्चों जो फोर्सेस की कैटेगराइजेशन होती है वो मतलब आइडियली आगे जब हम वर्क एनर्जी की पढ़ेंगे उसमें समझ आएगी। अभी हम सिर्फ नाम लिखेंगे। फोर्सेस को हम दो कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं, एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। अभी क्या है वी आर नॉट बॉदर्ड, सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी भी एक कैटेगरी है। तो ऐसे इतना लिख लो कि एक और कैटेगरी है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जिसको हम समझेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स। बाकी अगला चैप्टर है जो वर्क एनर्जी वाला, उसमें हम समझेंगे उसको। अब जो अब हमें बेसिक फोर्सेस की प्रॉपर्टीज का पता चल गया। तो जैसे मैंने आपको कहा था हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि बॉडीज के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ फोर्सेस जो कि बहुत ही कॉमन है उनको अलग से पढ़ लेंगे, चाहे वो फंडामेंटल और ड्राइव हो जो भी हो, बट जो बहुत कॉमनली अफेक्ट करती हैं, जो हर बॉडी पे लगती हैं, उनको हम एक बार लिख लेंगे ताकि ये तो पक्का याद रहे कि यार इनको तो देखना ही देखना। जैसे एक फोर्स आप खुद ही सोच सकते हो जो फोर्स बहुत कॉमन है जो हर बॉडी पे लगती है, ग्रेविटेशनल, राइट? तो वो एक कॉमन फोर्स है। तो हेडिंग दे दो सम कॉमन फोर्सेस।
तो इसमें बच्चों पहली फोर्स जो है कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में प्रेजेंटली हमें क्या पता है? किधर को लगती है? अच्छा, इसको हम डाउनवर्ड भी रख सकते हैं, है ना? मतलब क्यों? लेट्स से ये अर्थ है, जो पर्सन यहाँ खड़ा है, better word is towards the center of it, ठीक है? वैसे हमेशा दिखाने में हम उसको नीचे दिखाते हैं, बट स्टिल वी शुड कीप इन माइंड कि असली में कौन सी डायरेक्शन है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट, ठीक है? भाई वेक्टर है, दो ही चीजें आइडेंटिफाई करनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन पता चली, मैग्नीट्यूड क्या होगा? mg, सुना हुआ? कहां से आया अभी नहीं पता, ठीक है? वही कलम चाप कर पूरा, बट हम पता है हमें कि हर बॉडी पे जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड होता है mg, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? राइट नाउ वी आर नॉट सपोज्ड टू नो कि वो कहां से आया है, ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हो कि काइनेमैटिक्स में हमने कहा था कि हर बॉडी पे एक्सेलरेशन लगती है जी, और हमने पहले पढ़ा हुआ है F = mv, तो वो फोर्स क्या होगी? mg होगी। इज दिस क्लियर? ठीक है। एक बच्चों मेन बात जो हमने समझनी है कि जैसे अगर कोई भी बॉडी, अब हमें समझ तो आ गया कि उसपे नीचे को mg फोर्स लगती है, हमने वो फोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने वो फोर्स बच्चों हमेशा बॉडी के सेंटर से लगती हुई दिखाई, ठीक है? यहाँ पे तो चलो आप फिर कह सकते हो कि सर सेंटर का मतलब क्या है, ठीक है? पर जैसे बाकी जगह को आप डिफाइन कर सकते हो ना, अगर सर्कल है तो ऐसे, अगर ऐसे स्क्वायर है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होता है। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा बॉडी के सेंटर पर लगता हुआ, ठीक है? विद टाइम होता क्या है, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये चीज तो बहुत सिंपल लग रही है हमें ना, मतलब जल्दी में कह लो या जैसे भी कह लो, हमें गंदी आदत पड़ जाती है कि हम कहीं भी दिखाते रहते हैं, कभी नीचे दिखा दिया, कभी ऐसे दिखा दिया, ऐसे नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने हमेशा जो वेक्टर बनाना है वो बॉडी के सेंटर से नीचे की तरफ, ठीक है? तो मतलब अब बच्चों हमारे को एक फोर्स को आइडेंटिफाई करनी आ गई, ड्रॉ करनी आ गई बॉडी के ऊपर, करेक्ट? तो ये क्यों लग रही है? अर्थ के कारण, और हमने उसको ऐसे हमेशा किसी भी केस में, किसी भी टाइप की सिचुएशन ले लो, हमने हमेशा उसको बॉडी के सेंटर से लगते हुए, एंड बच्चों ये फोर्स हमेशा लगती ही लगती है, ठीक है? आप बॉडी को वैक्यूम में ले जाओ, आप बॉडी को पानी के अंदर डाल दो, कुछ भी कर लो, mg फोर्स तो लगेगी ही लगेगी। This is something related with torque. तो अभी आपके ऊपर तो लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, बोर्ड के ऊपर लग रही है, सब पे लग रही है, इस प्रोजेक्टर पे लग रही है। आप देख सकते हो मैंने जान के डिफरेंट सिचुएशंस ड्रॉ की हैं, और सब में जो फोर्स का एरो है, जो वेक्टर है, वो हमेशा नीचे की तरफ है, उसमें नहीं कभी कुछ सोचना। तो अगली जो कॉमन फोर्स है वो आती है कॉन्टैक्ट से। इस फोर्स को हमने बहुत ध्यान से समझना है। जैसे मान लो जब मैं इस बोर्ड को टच करता हूँ अपने हैंड से, ठीक है, तो क्या मैं इस बोर्ड के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ? किधर को फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ? अंदर की तरफ, ठीक है? अगर मैं ऐसे मतलब बिल्कुल फ्लैट हैंड से इसको प्रेस करता हूँ
तो क्या मैं हमेशा इसको पुश कर सकता हूँ? मतलब मैं क्या पुल भी कर सकता हूँ बोलता हूँ अपनी तरफ? नहीं। ये बात समझ आती है? ओके, अगर हम ये सोचें ये फोर्स का जो ओरिजिन क्या होगा, मतलब ये मेरे हैंड के टच करने से बोर्ड के ऊपर फोर्स क्यों लगनी शुरू हुई, क्या हुआ ऐसा मॉलिक्यूलर लेवल पे? अगर ये मेरे मास वाली फोर्स होती, मैंने इसी वजह से पहले जस्ट पहले बोला था आपको, अगर ये मास वाली ग्रेविटेशनल फोर्स होती फिर तो कौन सी फोर्स होनी चाहिए? तो वो पुल फोर्स होनी चाहिए, isn't it? ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्ट करती है, फिर तो मेरा हाथ चिपक जाना चाहिए था बोर्ड के साथ। हम तो उल्टा कह रहे हैं कि मेरा हैंड क्या कर रहा है, उसको धक्का मार रहा है बोर्ड को। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब ये है कि जो दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना वो नेग्लिजिबल। तो इसलिए बच्चों हाँ ये बात समझ भी लो रादर कि हम जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं ना हम ड्यू टू अर्थ की बात करते हैं। कहने को तो मेरे ये दोनों हैंड्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, बट दैट इज नेग्लिजिबल, हम उसकी बात ही नहीं करते। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात सिर्फ अर्थ के कारण या प्लैनेट्स के कारण ही है, तभी जाके ऐसा होता है कि वो फोर्स कुछ ठीक ठाक होती है उसका बैलेंस। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, क्या रीजन होगा इस बोर्ड पे फोर्स लगने का? So अगेन अट्रैक्शन तो कोई नहीं ना, या तो पुश है। फोर्स लगी है सबको क्लियर है? तो क्या होता है जब हम कोई भी दो सरफेसेस को बहुत ही पास लेकर आते हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा हुआ है कि मतलब क्या स्ट्रक्चर होता है एटम का? आउटर मोस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा जब आप दो सरफेसेस को बहुत ही पास लेकर आओगे तो जो नीचे वाली सरफेस के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट तो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, सबसे ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे इसके, और उधर से ऊपर वाली सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ होगा। जैसे जैसे आप कह रहे हो कि आप इन दो सरफेसेस को पास लेके आ रहे हो, आप इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत पास लेके आते जा रहे हो, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे बच्चों तो क्या होगा, करेंगे। तो मतलब ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स इधर को लगेगी, ऐसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2, तो हमें दूर से देखने में, बाहर से देखने में क्या लगेगा जब माइक्रोस्कोप नहीं है, हमें तो ऐसा ही लगेगा ना जब 1 2 के साथ टच कर रहा है तो 1 क्या कर रहा है 2 के साथ, उसको पुश कर रहा है, दूर फेंक रहा है अपने से। क्या ये बात समझ आई बच्चों? yes. तो ये समझ आ गया कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये डायरेक्ट फोर्स ही हुई, क्यों? हमने तो इसको एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या क्या बातें देखो मुझे समझ आ गई। सबसे पहले तो दिस इज द डायरेक्ट फोर्स, दूसरी बात इट इज द पुश फोर्स। एक बार सोच लो, क्या कांटेक्ट से कभी भी हमने देखा अपने आसपास की पुल हो रहा अनटिल अनलेस कुछ वैसा हो कि भाई मैग्नेट है, अदरवाइज तो आप हमेशा धक्का ही मार सकते हो ना। क्या मैं अपने हाथ से बचूंगा किसी भी तरीके से इस दीवार को खींच सकता हूँ? नहीं, क्या कर सकता हूँ? पुश। इनफैक्ट आप बहुत ध्यान से समझना चाहो, इस डोर को जब हम कहते हैं कि मैं इस डोर को पुल करूं, क्या तरीका होगा इसको पुल करने? ये हैंडल में हाथ डालो और ऐसे खींचो, तो दूर से देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पुल कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी में किया क्या है? देखो पुश ही तो किया, हैंडल दूसरी साइड जा रही है, isn't it? ऐसा तो नहीं किया ना कि इसको ऐसे
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया हमने, वो तो नहीं हुआ। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो बच्चों ये वाली जो फोर्स होती है जो कांटेक्ट के कारण आती है, इस फोर्स का बच्चों नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज वंस अगेन हमें समझ आ गई। पुश फोर्स ऑब्वियसली ये तभी लगेगी जब दो बॉडीज कांटेक्ट में है। ठीक है, इट्स अ डिराइव्ड फोर्स। चौथा, इसका मैग्नीट्यूड क्या कह सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में? इक्वल टू व्हिच फोर्स होता है? उसी का तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं कि भाई अगर मैंने इसको ऐसे प्रेस किया तो मैं इस बोर्ड के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा हूं। आप बच्चों ये सोच सकते हो कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल होगा डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कितनी जोर से प्रेस करूं। मैं धीरे प्रेस करूंगा तो कम होगा, मैं जोर से प्रेस करूंगा तो ज्यादा होगा, है ना। तो अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका हमें पता है कि मैग्नीट्यूड हमेशा ही mg, ये वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरिएबल। ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी जोर से बॉडीज को प्रेस करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? पहले ये पॉइंट्स लिखते हैं फिर इसके आगे बढ़ते हैं। दोनों कॉन्टैक्ट ही है ना, बिल्कुल। अच्छा डाउट है, देखो जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, बोर्ड मेरे हैंड पे फोर्स लगा रहा है, इजंट इट? दोनों ही नॉर्मल रिएक्शन ही। जो इसकी ना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैग्नीट्यूड तो हमने समझ लिया कि क्या है, वेरिएबल है ना। जो इसकी डायरेक्शन है ना, वो होती है कि जैसे मान लो मैंने ऐसे एक सिचुएशन बनाई कि एक ग्राउंड के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखी, तो मतलब इसकी डायरेक्शन विदाउट प्रूफ, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है कि जो कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, इस फिगर में बच्चों कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? ये लाइन है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस। मतलब अगर मैं एक मिनट के लिए अलग से इस बॉक्स के ऊपर दिखाऊं नॉर्मल रिएक्शन करता हुआ, तो बताओ ये जो ग्राउंड है वो इस बॉक्स पे किधर को लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे या ऊपर? ऊपर। ये हमेशा माइंड में कहां से आएगा जब आप बोलोगे कि वो पुश फोर्स है ना, तो लगा रहा है ऊपर को। तो ये इस तरह दिखाएंगे। अब ध्यान से देखो, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको मैंने क्या कहा था, सेंटर पे, इसको हम दिखाते हैं ये जिस सरफेस पे लगे। समझ रहे हो? मतलब कहने को तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता था और आप ये भी कह सकते थे कि सर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये दिखाना और ये दिखाना सेम है कि वेक्टर को एक पैरेलली शिफ्ट किया, बट ये विजुअलाइज करने में बिल्कुल गड़बड़ हो गई। इससे क्या लग रहा है कोई ऊपर से खींच रहा है उसको, रादर हो क्या रहा है कि टेबल नीचे से इसको धक्का मारा। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन बच्चों हमेशा जिस सरफेस के ऊपर लग रहा है उसके ऊपर दिखा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे क्यों दिखाई लाइन, मतलब उसी एंगल पे क्यों नहीं दिखाई? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वाटर।
ठीक है, तो ये लिख लो। जैसे मैं टॉपिक पे लगा रहा हूँ, तो मैं भी लगा रहा हूँ, ये भी लगा रहा है, तो फिर मेरा हाथ पीछे तो नहीं जा रहा, या नहीं जा रहा, क्योंकि आपका हाथ अलग नहीं है ना, पीछे ये भी है जो होता है उसको। ठीक है, ये भी तो उसके साथ ही है। आप ऐसा सोचो, आइस के अंदर आई बॉक्स है, आप उसको रखना मारो क्या होगा, आप पीछे जाओगे ना, यहाँ क्यों नहीं जा रहे आप, क्योंकि इसके पीछे आपका ये हाथ है, हाथ आगे पूरी बॉडी से कनेक्टेड है हाथ से। इस केस में जो बॉक्स है वो उसके एक्टिव और नॉन है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ। अभी फिलहाल बच्चों नॉर्मल रिएक्शन का ग्रेविटेशनल से कोई लिंक नहीं है ना, मान लो ग्रेविटी हो भी ना तो भी नॉर्मल रिएक्शन तो एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है, कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन है कांटेक्ट, दैट्स इट, है ना। तो आपने पूछा इसका एग्जांपल देगा, तो जिसके साथ यहाँ पे आप लिख सकते हो, राइट, ये किस टाइप की फोर्स है, राइट, तो इसमें तो मुझे जो नॉर्मल वर्ड है उसी कारण से है, नॉर्मल ऑफ द पेंडिकुलर कहते हैं ज्यादा ज्योमेट्री में, इसीलिए नॉर्मल वर्ड है क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चों एक बार फटाफट से रिकैप लो, हर मतलब हर हिसाब से सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बताओ एक एक करके पॉइंट सोचो। नॉर्मल का रीजन कांटेक्ट, ग्रेविटेशन का रीजन क्या है, फंडामेंटल, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन तो हर बार सरफेस पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा नीचे को ही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है। और वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये पुश फोर्स है, वो पुल फोर्स है, ये पुश फोर्स है, राइट। और उसको हमने दिखाना है बॉडी के सेंटर पे, इसको हमने कैसे दिखाना है, जिस भी सरफेस पे लगे, ठीक है। तो इसके वजह हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने कैसे ड्रॉ करना है नॉर्मल रिएक्शन को। जैसे मैंने ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया, इसमें हम कैसे दिखाएंगे, मतलब अगर आप मुझे ऐसे दिखाना हो कि इस बॉक्स पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है तो क्या कहोगे आप, तो हमेशा स्टार्ट किससे करना है, एम से, भाई वो तो लगनी ही लगनी है। फिर तो बच्चों हम क्या करते हैं, वैसे तो सारी सरफेस पे लग रही है ना, अब सारी तो दिखा नहीं सकते तो हम अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे दिखा सकते हैं।
तो सबसे पहले तो यही एग्जांपल है। आप बच्चा इस एग्जांपल में ये भी दिखा सकते हो कि सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, जो भी है टेबल है जो भी है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा होगा नीचे की तरफ। क्या बच्चों नहीं मतलब मैंने अभी सिर्फ नॉर्मल दिखाई, टेबल पे यस उसका एमजी लग रहा होगा, ये हमने सिर्फ नॉर्मल दिखाई है कि कैसे लगती है। ओके नेक्स्ट बच्चों, मान लो एग्जांपल ट्राई करो, एक बॉक्स इस तरीके से रखो, वहां से एंटर, तो बॉक्स के ऊपर फोर्सेस दिखाओ। पहले समझो एमजी फोर्स कैसे लगेगी बॉक्स पे, सेंटर से नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट पे लगेगा, किधर सरफेस तो है नहीं, तो पॉइंट है, तो पता कैसे चला कि मतलब ऊपर कोई है, मतलब अगर मैं बिल्कुल एग्जैजरेटेड फिगर दिखाऊं कॉमन सरफेस कुछ ऐसे है ना, तो आपको इससे ये कैसे पता चला कि ऊपर कोई है, मतलब कुछ टेबल क्यों है, तो ये भी पूछ लिया perpendicular to common surface, that is the keyword। इसकी सरफेस तो नहीं पता चल रही कैसी है, ग्राउंड की तो पक्का ही पता है कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए उसके परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा, समझ गए ना। तो मतलब हो सकता है कि एक के कारण आपको डायरेक्शन ना पता चल रही है एक की सरफेस देख के, पर दूसरे की सरफेस देख के पक्का ही पता चल जाता है कि क्या डायरेक्शन। ओके ये क्वेश्चन ट्राई करो,
तो आपके फिजिक्स के दो टेस्ट होने वाले हैं, काइनेमेटिक्स 1 2 के मिक्स, नहीं तीनों मतलब एडवांस करो तो कब एक टेस्ट तो प्योर रिलेटिव वेलोसिटी है, वो तो भी रुक जाते हैं। ऐसे तो मतलब थ्री तो भी हम करेंगे डिस्कस, उसके बाद ही रखूंगा मैं। मतलब पहला टेस्ट तो सबसे इजी वाला है आपका, वो कब है अगला संडे टेस्ट? उसी दिन ही रखेंगे। उस दिन मतलब वो छोटा होगा टेस्ट, संडे टाइप का होगा। बताओ वो संडे रखते हो उससे फिर चलो उससे ठीक है, याद रखना। तो संडे टेस्ट है आपका नॉर्मल, उससे अगले संडे आपका टेस्ट होगा। अच्छा तो जब आप ये बना रहे होगे, मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के नॉर्मल रिएक्शन है ना? यस। तो जो भी आपके अलग टाइप के नॉर्मल रिएक्शन है, तो किसी को मतलब उनको नाम अलग अलग देना, चाहे एन एन डैश एन डबल डैश ऐसे, चाहे n1 n2 n3। अगर आप सिर्फ एन कह देते हो तो ऐसा लगता है ना कि सबका मैग्नीट्यूड सेम। अगर तो आपको लगता है कि किसी का सेम है तब तो सेम नाम दो, अगर नहीं पता चल रहा हो सबको अलग दो। नहीं इट विल डिपेंड एक्चुअली, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा कि बेसिकली अब सबके होने हैं यहाँ पे टेस्ट, और लैब में तो लिमिटेड कैपेसिटी है 50 की, तो वो ऐसे होगा कि बैच वाइज होगा कि एक संडे कुछ बैचेस का होगा, नेक्स्ट संडे दूसरे बैचेस का होगा यहाँ पे बाकी होगा। ना तो आपका पहला टेस्ट होगा वो सिर्फ काइनेमेटिक्स। ठीक से अगर इसमें लग रहा है यहाँ पे आप ये सोचो कि क्या इसमें तो अगर लगा रहा है तो आएगा नहीं।
ओके देखो बच्चों, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझने वाली। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं M2 की, ठीक है, M2 पे कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी? सबसे पहले तो M2G नीचे को, है ना। आपने सोचना ही ऐसे है, सब पहले तो ये तो पहले बनाई हो हमेशा, जब कोई फिर बनाने लगो उसके साथ ही उसकी mg फोर्स निकालो। फिर क्या देखना है अगला, वो किसके कांटेक्ट में, ठीक है, तो कांटेक्ट के कारण जो फोर्स आएगी वो दिखाएंगे। अब M2 जो है वो M1 के साथ कांटेक्ट में, तो M2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किधर को? ऊपर, हाँ, इसमें कोई डाउट? तो ओके, क्या क्या बच्चों M2 के ऊपर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये नहीं प्रॉब्लम है, या चार्ज होगा या प्रोजेक्टर चलेगा। ये ना मेरे कमरे में ऐसा एक और करा, तो जो इसका जो मैं कह रहा था M2 का जो फिगर बनेगा M2G और ऊपर को नॉर्मल। इसको बच्चों प्रेफरेबली N2 बोलेंगे ताकि याद रहे कि N2 के ऊपर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 बॉडी है, अगर इसका M2G लिखा है तो इस पे N2 लिख दो ताकि थोड़ा इजी रहेगा, है ना। अगर मैं इसको N1 बोल दूंगा तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि बॉडी 1 3 2 3 क्या। प्रेफरेबली जिसको भी आप 2 बोल रहे हो उस पे सारी फोर्सेस को ही आप 2 में ही लिखो, है ना। जिसको 1 बोल रहे हो उस पे सारी फोर्सेस को 1 पे लिखो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो पाता कई जगह, पर जितना हो पाए उतना तो करो। बच्चों M2 के ऊपर फोर्सेस एग्जैक्टली ऐसे लिखनी चाहिए, हर एरो की पोजीशन एवरीथिंग देखो सबका, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपने एंड डैश या कुछ लिखा हो, बाकी बिल्कुल ठीक है सबका। M2 के ऊपर अर्थ की तरफ से तो नहीं रहेगा नॉर्मल रिएक्शन? ओके। अब बच्चों जब हम बात करते हैं M1, यहाँ पे कैसे दिखाना शुरू करें? सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट करोगे M1। अब क्या सोचोगे कि ये किसके कांटेक्ट में है ना? ये ग्राउंड के कांटेक्ट में, ग्राउंड इस पे किधर को फोर्स लगाएगा? पुश करेगा, तो वो इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा। इसको मैं कैसे लिखूं? N1 कहना चाहिए। और ये M2 के भी तो कांटेक्ट में, M2 इस पे किधर को फोर्स लगा रहा है? नीचे को, तो वो हम यहाँ ऐसे। एंड वो फोर्स बच्चों अभी हम जस्ट आगे समझेंगे कि वो फोर्स N2 ही है, ठीक है। तो जितना इस फोर्स का मैग्नीट्यूड था उतना ही इसका होगा। आपने अगर उसको कुछ अलग भी दिखाया तो इट इज परफेक्टली फाइन फॉर द टाइमिंग।
बट फोर्सेस ऐसे ही आए और कोई फोर्स नहीं आई। अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो एकदम एक्चुअली भाई वो कॉमन सेंस ऐसे बनी होती है जो उससे आती है, हमें लगता है कि यार m2 अपना भार m1 पे डालता है। उस कारण से हम क्या करते हैं कि जब हम m1 का फिगर बना रहे होते हैं, वी आर टेम्पटेड टू ड्रॉ दिस फोर्स m1 जी, है ना, सोच के ऐसा लगता है कि हम अपना भार उस पर डाल रहे हैं। लेकिन यहीं पे अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ आनी चाहिए थी कि भाई जो mg फोर्स होती है वो किस पे लगती है, वो तो जिस बॉडी का मास है उसके ऊपर लगती है mg फोर्स। हम ये कभी नहीं कहते कि भाई मैं अपनी mg फोर्स किसी और पे लगा रहा हूं, हम क्या कहते हैं अर्थ mg फोर्स मेरे पे लगा, जिसको हम अपनी कॉमन सेंस से ये कह रहे थे कि भाई m2 अपना भार m1 पे डाल रहा है, वो एक्चुअली कौन सी फोर्स थी, वो m2 ही था। क्योंकि भाई क्यों लगा रहा है अपना भार फोर्स पे, क्योंकि उसके कांटेक्ट में तभी लगा रहा है ना। कांटेक्ट वाली फोर्स कौन सी है, नॉर्मल। ठीक है, तो ये फोर्स बच्चों नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? यस। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इस तरीके का होना चाहिए बच्चों, एरोस की पोजीशन। ठीक है, नेमिंग कैसे करनी है देखो, बिल्कुल क्लियर हो गया। शुभम आपने आई थिंक ये उल्टे दिखा थे एनवायरनमेंट है ना, हाँ वही कह रहा हूँ कि n1 आपने यहाँ दिखाया हुआ था, n2 नीचे दिखाया हुआ है ना, जो जिस सरफेस पे लग रहा है वही दिखा रहा है। ठीक है ना, क्लियर है अपना? और ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? इस केस में ग्राउंड के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो कौन सा होगा, n1 ही होगा। ठीक है, अगेन अब आपने ये नहीं सोचना कि आप कहो कि m2 का भार तो ग्राउंड पे भी डल रहा होगा कुछ ना कुछ, वो सारा कुछ किस तरह से हो रहा है, m2 m1 को दबा रहे उस कारण से m1 ग्राउंड को दबा, है ना। तो बेसिकली m2 रखने से क्या हुआ होगा कि कंपेयर टू जो हमने पहले फिगर बनाया था कि जो m1 का नॉर्मल रिएक्शन पहले था ग्राउंड पे, अब m2 रखने से क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब m2 के ऊपर से भी धक्का लग रहा है तो वो m1 पे, सॉरी, तो m1 ग्राउंड पे भी नीचे ज्यादा धक्का। क्या क्लियर हो गया सबको? ओके, इस केस में दिखाओ बच्चों, ऐसे ही लाइन प्लेन पे मास m पड़ा है, एंगल थीटा, so the forces acting on m, again separate फिगर बनाते हैं। बच्चों सक्षम, जब फोर्सेस दिखानी है तो सिर्फ उस बॉडी को दिखाना है। ठीक है, मतलब जैसे जब लिखा ना कि फोर्सेस ऑन m, तो आप अपने फिगर में सिर्फ m को दिखाओगे, उसके साथ इंक्लाइंड प्लेन नहीं दिखाना। हम ऊपर देखो जब फोर्सेस दिखा रहे थे तो सिर्फ उस बॉडी को ड्रॉ करते हैं, तो आपने सिर्फ बॉडी को ड्रॉ करना है और उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं उनको।
कर लिया बच्चों, इसमें तो और इजी है। कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी? mg किधर को, और वो किधर को है? perpendicular to common surface of, है ना, common surface of contact कैसे, like this, तो इसके perpendicular मतलब टेढ़ा आएगा, कैसे आएगा देखो, ये बच्चा एंगल थीटा ही आएगा, तो मैंने लिखा कैसे पता चल रहा है, किस तरह निकालोगे ज्योमेट्री से एंगल थीटा? मुझे याद नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं, एक ना ये बात याद रखना, एंगल निकालने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका रहता है वो ये होता है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनकी परपेंडिकुलर दो लाइंस में एंगल थीटा है। ये आपने कल बात की, ऐसे ऑब्वियस रिजल्ट है कि भाई अगर ऐसे इन दो लाइंस में एंगल थीटा है, अगर मैं दोनों को 90 डिग्री से घुमा दूं तो इनके बीच में तो एंगल थीटा ही रहेगा, तो ये याद रखो। ठीक है, ये समझ आया तो देखो, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी, तो सीधा पता है कि इनके बीच में एंगल, बहुत फायदा होता है इसका, नहीं तो ना कई बार गलती हो जाती है, थीटा इसमें तो गलती क्या होती है, थीटा 90 माइनस थीटा की होती है, तो मैं तो हमेशा हर क्वेश्चन में ना इस मेथड से एंगल थीटा निकाल देता हूं, इससे कभी गलती नहीं होती कि 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर इट इज बट नहीं कि लिख लेता है कि if the angle between two lines is theta, then the angle between two lines perpendicular to these two lines is also theta. मुझे क्लास का टाइम बता दीजिए। Yeah.
ओके, नेक्स्ट बच्चों हम ये समझेंगे जो आपको कह रहा था ना कि ये सेम एंड क्यों सेम, ठीक है। एक बार वो समझ लेते हैं ताकि आगे की बात को वो इजी रहे। बेसिकली दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो वैसे आपको याद होगा कि न्यूटन तीन लॉज होते हैं। हम फिलहाल अभी बाकी दो लॉज की बात नहीं कर रहे, हम पहले थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं क्योंकि उसको हमें ज्यादा यूज करना होता है, ठीक है। तो लिखो हेडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। पुरानी क्लासेस से बच्चों क्या याद है? व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? हम उसको ऐसे याद रख लेते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। वो बहुत ही वेग डेफिनेशन है, उससे कुछ क्लियर नहीं होता इसमें में क्या होता है, ठीक है। अब हमने कैसे याद रखा? अब याद है हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो फोर्स होती है वो हमेशा दो बॉडीज के बीच में होती है। यस, मतलब कोई भी फोर्स के लिए हम बता सकते हैं कि वो किसने किस पे लगाई। ध्यान से सुनना, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई अगर बॉडी ए है कोई और एक बॉडी बी, तो थर्ड लॉ कहता है कि अगर किसी भी रीजन से
बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर कोई भी फोर्स लगाई, ठीक है, लेटस से उसने ये फोर्स एफ लगा दी बी के ऊपर, ठीक है, कोई भी फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स व्हाटएवर। थर्ड लॉ कहता है कि बॉडी बी जो है वो भी ए के ऊपर उसी का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाए, ठीक है। तो अगर ए ने बी के ऊपर एफ फोर्स लेफ्ट पे लगाए तो बी भी ए के ऊपर यही फोर्स एफ राइट की तरफ, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स हमेशा अकेले कभी भी अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकती, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिनमें से एक फोर्स एक बॉडी पे लग रही होगी और दूसरी फोर्स दूसरी बॉडी पे लग रही होगी, ठीक है। आप एक तरफ फोर्स लगा ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल कि बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाए और बॉडी ए पे खुद पे फोर्स ना लगाए। अगर ए बी पे फोर्स लगाएगी तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। क्या ये बात समझ आती है? इसको अगर हम थोड़ा सिंपल एग्जांपल से समझे ना, नॉर्मल केस में अगर हम ये कहते हैं ना कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, उसको अगर मैं बहुत जनरल बात करूं कि हम सोच के ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने किसी का थप्पड़ मारा तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि वो हमारे मारे, दैट इज नॉट न्यूटन्स लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये है कि अगर आपने किसी के थप्पड़ मारा है जिससे कि मे बी उसके मुंह पर दर्द हुआ या आपने उसके मुंह में कोई लगाई तो उसके मुंह ने भी उतनी ही फोर्स आपके हाथ पर भी लगाई, ठीक है। हो सकता है आपके हाथ पे आपको उतना फील हो जाए ना हो, बट थर्ड लॉ ही डिफरेंस समझ रहे हो बिटवीन सेइंग की एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात और जो मैं अभी कर, ठीक है ना। इसको उसकी जगह में ऐसे सोचो कि अगर पंच दिस वॉल तो क्या होगा तो क्या मेरे हाथ ने दीवार पे फोर्स लगाई होगी, इस पे कुछ असर हो ना हो अलग बात होगी, लेकिन मेरे हाथ पे भी दर्द होगा, क्यों हुआ वो दर्द? दीवार ने भी उसी का इक्वल ऑपोजिट फोर्स मेरे हाथ पे लगा। दिस इज गुड। So we will never remember it as every action as an equal and opposite reaction. We will always remember it as कि भाई अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाई है तो दूसरी बॉडी भी उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पहली बॉडी पे लगाए। आगे ये बात समझ लो, इसीलिए समझ गए ये क्यों आया कि भाई अगर इसने इस पे N2 ऊपर को लगाया तो वो इस पे N2 नीचे। हाँ, इसका भी कोई रीजन नहीं है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह समझ लेते हैं कि भाई जैसे हम कहते हैं कि भाई दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, तो अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाएगा तो वही सेम लॉजिक से दूसरा भी तो पहले पे लगाएगी, है ना।
ठीक है। यस अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो गलती होती है, जैसे ही हम कह देते हैं कि ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो एकदम माइंड में आता है कि फिर तो वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल ही करते हैं और नेट तो जीरो ही हो गया। क्यों? अलग अलग बॉडीज पर, अगर तो एक बॉडी पे मैं एफ राइट और एफ लेफ्ट को दिखा देता, फिर तो हम कहते हैं कि वो कैंसिल होकर जीरो हो गया। यहाँ पे तो एक फोर्स एफ इस पे लग रही है और दूसरी फोर्स एफ दूसरे पे लग रही है, तो दोनों पे अपना अलग अलग काम हो रहा है ना, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। कैंसिल आउट होने का मतलब ये होता है कि आप कि मैं कहता कि भाई मैंने दीवार को जब पंच किया तो ना दीवार को कुछ हुआ ना मेरे हाथ को कुछ हुआ, ऐसा नहीं है ना। क्या हो रहा है, मेरे हाथ पे भी दर्द हो रहा है और दीवार पे भी जो होना होगा वो हुआ। अंडरस्टूड? तो एक ये कांसेप्ट मिसकंसेप्शन कई बार आ जाता है, वो माइंड में रखना है कि these forces cannot cancel out each other by they are acting on separate points। ये लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो इससे फायदा क्या हो गया, एक तरह से हमारा एक वेरिएबल कम हो गया था ना, बजाय इसके कि हम n1 n2 n3 दिखा रहे होते। अब क्या होगा हमें पता है कि उनमें से दो तो सेम ही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब दोबारा हमें एक एग्जांपल करना है, अब प्रॉपर वेव्स के साथ आपने करना है। n1 तीनों का इंडिविजुअल फिगर बना के सारी फोर्सेस शो करो विद प्रॉपर नेमिंग एंड पोजीशन ऑफ एरोस। अब ये सबका डिफरेंस
आप इस स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़े से बनाना शुरू करो आगे वाला थोड़ा रोज में समझ ही नहीं पहले बता तुमने अच्छा देखो मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल जो अच्छी प्रैक्टिस है कि सबसे पहले ऊपर वाले से स्टार्ट करो तो इजीएस्ट होगा हमेशा तो जब आप ऊपर वाले से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा ये M3G हो जाएगा और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसको आप M3 करो ना फिर उसके बेसिस पे जो बीच वाला आएगा M2G ऊपर से M3 और नीचे से फिर सबसे नीचे वाले पे M1G M1 क्लियर मतलब आई थिंक सबका ठीक था बस शायद नेमिंग में फर्क हो सकता है मतलब आप आगे देखोगे ना जो उनकी क्वेश्चंस वगैरह बनाया था थोड़ा इजी रहता है इस तरह नहीं ठीक है जी समझ आ गया नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों ये अर्थ है मास है ना ठीक है दोनों बॉडीज पे अलग अलग फोर्सेस दिखाओ सारी जो भी लगे ऐसे अर्थ के ऊपर मास एंड रखाओ इससे जो डाउट पहले आया था उससे वगैरह डन अगर इसमें फोर्सेस तो बहुत ही कम है पहले बच्चों क्या दिखाओगे देखो M पे कैसे आएंगी फोर्सेस mg और
अर्थ के ऊपर कैसे दिखाओगे फोर्सेस? एक एन और एक कौन सा वो mg कैसे दिखाऊं? ऊपर को, है ना? अब ये नहीं कहना कि अर्थ के ऊपर उसका mg नीचे हो रहा है, क्यों भाई? ये तो ऐसे सोचो, थर्ड लॉ, अर्थ ने mg फोर्स इस पे नीचे को लगाई, तो ये बॉडी अर्थ पे mg फोर्स ऊपर को लगाई। और हमें पता है कि mg फोर्स दिखानी तो सेंटर पे ही है, isn't it? यस आप एकदम सोच रहे हैं कि अर्थ के मास का तो कोई रोल नहीं आ रहा, तो जी के अंदर होता है, तो जी एक्सप्रेशन होता है ना, उसके अंदर अर्थ के मास की कम होती है। मतलब जो फोर्स है वो दोनों के मास पे डिपेंड करती है, ठीक है? असली हाँ अभी तो ये एक है, समझ आया कि मतलब एक तो पहली ये होती है कि mg फोर्स कैसे दिखानी है, और ऐसे दिखेगी। किस से ऐसे दिखाई? बाकियों ने क्या दिखाई? या उसका और mg दिखा था तो दिखाया नहीं, बट थर्ड लॉ से हमेशा ऐसे सोचो कि आना तो है ही, है ना? पेयर और नॉर्मल रिएक्शन वो कैसे है? यहाँ पे कैसे? ये बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। क्या काम करोगे आज? इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें इसके बेसिस पे ही करना है सारा कुछ।